Okay, so let us start the discussion of group 14 of block chemistry, and that is carbon family. तो चलो देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए, और शायद जल्दी खत्म हो जाए इसका सेशन, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा बताने को तो रहता नहीं, बट फिर भी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following compounds is not known. तो इज नॉट नोन पूछ रहा है. ये जर्मीनियम का हेक्साक्लोराइड है, सिलिकॉन का हेक्साक्लोराइड है, SnOH6 एंड SiF6 2-. अब सवाल आता है, ठीक है सर, आंसर तो आप कुछ एक बता दोगे, बट ये कैसे पता चलेगा हमको कि कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज नहीं होती. तो एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रेफरेंसेस हैं जिसके थ्रू आपको पता रहता है, बट अगर मान लो आपने ऐसी चीज कभी नहीं देखी है, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो क्या आती है? स्टेरिक क्राउडिंग ही आ रही है ना, और तो कुछ आ नहीं रहा दिमाग में. स्टेरिक क्राउडिंग ही दिमाग में आ रही है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं. यहाँ पे 6 ग्रुप्स लगाए हुए. तो स्टेरिक क्राउडिंग सबसे ज्यादा कब मानी जाती है? जब बीच वाला एटम छोटा हो और बाजू वाले एटम्स बड़े, तभी हम बोलते हैं कि स्टेरिक क्राउडिंग एट इट्स पीक है. तो सबसे छोटा बीच का एटम तो सिलिकॉन लग रहा है, और बाजू का एटम सबसे बड़ा ये लग रहा है. तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, आप बिल्कुल अज्ञानी हैं, आपको नहीं पता है इनके विषय में, तो आप फिर भी आंसर सी मार्क कर सकते. ठीक है, अब एक रेफरेंस इसका लेते हैं. ये SiF6 2-. क्या आपको याद है SiF4 और SiCl4 की हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ी है? इनकी हाइड्रोलिसिस पढ़ी है ना आपने? यस. तो इनकी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो सिलिसिक एसिड बनता है ना, H4SiO4, that is oxy acid of silicon in +4 state, and along with this we get HF. अब यहाँ पे क्या होने लगता है, आपको याद आ रहा है कुछ? इन दोनों के बीच में रिएक्शन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इनके रिएक्शन से बनता है SiF6 2-. और इस वजह से जब हम नेट रिएक्शन लिखते हैं ना, बैलेंस करके नेट रिएक्शन लिखते हैं, तो उससे समझ में आता है कि यहाँ पे हुई है कौन सी हाइड्रोलिसिस? पार्शियल हाइड्रोलिसिस. तो उससे समझ आता है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई है. अब अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुई है, क्या सबको पता है ये बात? कि एक बार मैं बता दूं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये सबको पता है? पता है. किसी को नहीं पता हो तो बता दे. सबको पता है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा, चलो एक बार देखो क्या करना रहता है बेटा. तुम्हारे पास जैसे SiF4 और वाटर है, तो तुमने बनाया H4SiO4 + HF, और इसको फिर कर दिया बैलेंस. बैलेंस करने के लिए आई थिंक यहाँ 4 लगा देंगे और इधर 4 लगा देंगे, तो शायद ये बैलेंस हो गया है. अब ये बैलेंस हुआ है 4HF. अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे. तो दिस इज SiF4 reacting with HF forms SiF6 2-. इस तरह से रिएक्शन होगा. यहाँ पे 2 मोल्स यूज हुए. अब सिंस ये HF लिमिटिंग है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इस इक्वेशन को 2 से, सो दैट आप 4HF को कैंसिल कर पाएंगे, और
अब आप दोनों रिएक्शंस को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट द फाइनल रिएक्शन। तो फाइनल रिएक्शन में आपको 3SiF4 मिल रहा है प्लस 4H2, ऐसा कुछ आपको रिएक्शन मिल रहा है, आप ऐड कर देंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि 3SiF4 के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनमें से पानी के साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं? पानी के साथ तो एक ही रिएक्ट कर रहे हैं ना, बाकी दो तो HF के साथ रिएक्ट कर। तो इससे समझ में आता है in this reaction only 1 out of 3 molecule of SiF4 undergoes reaction with water, and hence we can say this is nothing but 1/3, that is 33.3% of hydrolysis takes place. But on the other hand, if you have SiCl4, there is no tendency of SiCl6 minus getting formed, and therefore वहां से भी पता रहता है हमको कि SiCl6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग से ही बता सकते हो, और दूसरा कोई तरीका समझ में नहीं आता है, उसी से बता सकते हो आप, उसी से सोच सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर इज सिंपली ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत आसान आए ये 13th और 14th ग्रुप से अगर हम देखें तो। एनसीईआरटी मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है कौन सा? ये अच्छा, फर्स्ट वाला। SiCl4 में क्या होगा सर, फिर से रिपीट करेंगे। SiCl4 में कुछ नहीं होगा, नॉर्मली रिएक्शन होगी, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, और ये H4SiO4 प्लस HCl बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एक ही बार में। ये कोई साइड रिएक्शन नहीं चलेगा इसमें, ठीक है, कोई साइड रिएक्शन नहीं चलेगी इसमें। पार्शियल इसलिए नहीं करता क्योंकि इन दोनों के रिएक्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, इनके रिएक्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं। हाँ हाँ पार्थ, होता है, फिर भी होता है। SnOH6 होल 2 माइनस, अच्छा ये वाले कंपाउंड को पूछ रहे हो। ये कंपाउंड कोई बताए कहाँ कहाँ बनता हुआ देखा है आप लोगों ने? ये SnOH होल 6 2 माइनस, ये कहाँ देखा हुआ है बनते हुए? जस्ट टेल मी, अगर आप में से किसी को पता है तो। इसका रिएक्शन ये कहाँ देखा आपने बनता हुआ? याद आया? अच्छा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखा है, तो एग्जाम्पल में किससे बनता है ये रिएक्शन? ये कब ये प्रोडक्ट आपने बनाया है? स्टीम से रिएक्शन। किसका स्टीम से रिएक्शन भैया? स्टीम से किसका रिएक्शन? एसएन का। अच्छा ठीक है। और कहां पे देखा है? बड़ा फेमस है ये रिएक्शन। कुछ एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक NaOH के साथ रिएक्शन, वहां पे नहीं देखा है? ये देखो, ये रिएक्शन है, लुक दिस रिएक्शन। SnO2, जब हम बात करते हैं SnO2 की, oxide of tin, and when it reacts with base, that is OH minus, since Sn is in +4 oxidation state, it forms SnOH whole 6 2 minus। ये फॉर्मेशन जब अपन SnO2 का रिएक्शन कराते हैं OH माइनस बेस के साथ, एल्कली मेटल स्टेनेट फॉर्मेशन होता है, दिस इज फॉर। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में भी डाला हुआ है, इस पे एक डिटेल वीडियो, बट जरूरत नहीं है फिलहाल अभी, बस आपको इतना भी पता है तो इट्स मोर देन इनफ।
ठीक है, काफी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है शायद, देख लो, ये भी एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द C6 स्ट्रक्चर ऑफ रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60। तो C60 के लिए बताना है आपको। हाँ, पार्ट सेम है, वो डिहाइड्रेट होके वही बन जाता है, डिहाइड्रेट होके वही बन जाता है। जैसे आप जिंकेट बनाते हो तो आप ऐसा लिखते हो OH होल 4 2 माइनस, और फिर इसी को आपने कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ पाया होगा ZnO2 2 माइनस, सॉरी ZnO2 माइनस 1। आपने इसको ऐसा भी, सॉरी 2 माइनस ही तो है, ठीक तो लिख, -2 ही आएगा, ZnO2 2 माइनस, आपने इसको ऐसा भी लिखा हुआ पाया। तो एक ही बात है, Zn की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, सिंपल आप डिहाइड्रेट कर दे रहे हैं, डिहाइड्रेट करके ऐसा बन जाता है, तो दोनों आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। कंपाउंड ना बनने के लिए स्टेरिक क्राउडिंग के अलावा और भी कोई कारण नहीं। देखो, अलग अलग जगह अलग अलग कारण होते हैं, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कारण है, और फिर वो कोवैलेंसी, अगर वैलेंसी नहीं सेटिस्फाइड है, कोई ऑक्टेट ऑक्टेट रूल कहीं सेकंड पीरियड के एलिमेंट में वॉयलेट हो रहा है, तो वो बात अलग है। तो वो अलग अलग चीजें होती हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे pH 5, इसमें क्या खराबी है? pH 5, अब pH 5 में भी खराबी है। अब ये तो एग्जिस्ट नहीं देखा है हमने करता हुआ, pH 3 को हमने देखा है, pH 3 को देखा है, pH 5 को तो नहीं देखा है। ऑल्दो यहाँ कोई ऐसा वैलेंसी वाली रूल तो नहीं वॉयलेट हो रही है, ठीक है। इस तरह की चीजें होती है। अब यहाँ पे डेल एच कुछ लिखा है एनसीईआरटी में, अच्छा pH 5, इसमें एक रीजन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिख रहे हो, pH 5 के ड्रैगो, ड्रैगोस तो यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी ड्रैगोस रूल लग रहा है, यहाँ तो ड्रैगोस रूल लग रहा है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे किसी को एग्जैक्ट रीजन पता है क्या pH 5 का, कि pH 5 नहीं बनता? इसमें कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में कुछ एनर्जी गैप का चक्कर आता है, उसी का कुछ चक्कर आता है। यस, डी ऑर्बिटल्स जो रहते हैं हमारे, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते व्हेन देयर इज हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट देयर। तो और भी इसमें कुछ है डिटेलिंग, अभी ध्यान रखो, बस इतना ही, जरूरत उसकी नहीं, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो उस समय तो काफी डिटेल में पढ़ते हैं। चलो अगली क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग C60, it contains 16 6-membered rings and 25 this is a statement from NCERT। आपको पता होना चाहिए ठीक से, ये पोर्शन पढ़ लेना, ये फालतू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ठीक है। बाकी ये सब सही है। ईच कार्बन 4 3 सिग्मा बॉन्ड्स, हाँ सही है। द 5-membered rings आर फ्यूज्ड ओनली टू 6-membered rings, हाँ ये भी सही है। और 6-membered rings आर फ्यूज्ड टू बोथ 5 and 6-membered ring, हाँ ये भी ठीक है। तो दिस इज द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन। फैक्ट है, कुछ समझाने का नहीं है, इंग्लिश का हिंदी आप समझते हैं, बस उतना ही है देखने का। देन वाटर डज नॉट प्रोड्यूस, वाटर डज नॉट प्रोड्यूस CO ऑन रिएक्शन विद, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। माना चलो आपको इनके रिएक्शंस नहीं भी पता है, बट CO2 का पानी के साथ रिएक्शन किसको नहीं पता होता है? CO2 का पानी के साथ तो एक क्लास 8th 9th के बच्चे को भी पूछ ले तो वो भी बता देगा कि H2CO3 बनना है, और H2CO3 बनना है तो फिर CO कहाँ से निकलेगा? CO थोड़े ना निकल रहा हो। तो बस हो गया, यही रिवर्सिबल रिएक्शन है, H2CO3 बन रहा है। बाकी ये सभी देते हैं ना, बाकी सभी CO देते हैं। आपको पता है ना मीथेन का रिएक्शन विथ स्टीम,
हाई टेम्परेचर में होता है। कैटलिस्ट क्या यूज होता है इन रिएक्शंस में? डू यू रिमेम्बर द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट याद है सबको? निकल यूज होता है क्या शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जहां तक याद आ रहा है निकल यूज होता है शायद। निकल या कॉपर दोनों चल जाते हैं। निकल यूज होता है जहां तक, एंड इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। यस यस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। ये रिएक्शन होता है। इन ऑल द थ्री रिएक्शंस वी गेट द सेम प्रोडक्ट, दैट कार्बन को आप बर्न करोगे, ये भी हाई टेम्परेचर में होता है और ये भी CO और H2 ही देता है। और C3H8 ये भी H2O स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर में होता है और इसको भी आप CO ही बनाते हो विथ H2। अच्छा देखो, सब में CO विथ H2 तो बन गया, लेकिन ये CO को डिटेक्ट करने का किसी को तरीका याद है? CO के डिटेक्शन का तरीका याद है? हाँ याद होगा। हाँ I2O5, ओके I2O5 वो डिटेक्शन का नहीं है, वो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का है। डिटेक्शन का नहीं है वो तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का है ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसमें तो आप I2O5 का रिएक्शन CO के साथ करा के आयोडीन में कन्वर्ट करते हो, फिर आयोडीन की करते हो आयोडोमेट्रिक, तो वो तो दूसरी चीज। बट यस, ब्लू फ्लेम PDCl2, हाँ ये दो तरीके, दैट CO बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ ये जलता है। एक मेथड ये है। दूसरा एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है PDCl2 के सॉल्यूशन को जब CO के साथ ट्रीट करते हैं, रिडक्शन कर देता है पैलेडियम। शायद पैलेडियम क्लोराइड येलोइश सोल्यूशन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येलोइश सोल्यूशन होता है, और वो येलोइश सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक मेटेलिक डिपॉजिट ऑफ PD along with CO2। तो वो ब्लैक मेटेलिक डिपॉजिट CO is acting as a reducing agent here, it is acting as a reducing agent here, ये reducing agent की तरह काम कर रहा ये रिएक्शन। तो CO का डिटेक्शन ऐसे होता है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट CO के बारे में एक और रिएक्शन बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इवन मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है NCERT में हो ना हो, बट मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, सभी को पता होगा आई गेस। ऑक्सलेट आयन का डिटेक्शन सबको पता है? ऑक्सलेट आयन का डिटेक्शन पता है? हाँ पता है, ठीक है। क्या करा जाता है भैया ऑक्सलेट आयन के डिटेक्शन में? सबसे पहले हम एक काम करें, इसमें अगर कंसंट्रेटेड एसिड डालें इसमें, या फिर आप कंसंट्रेटेड एसिड डालो, ऑक्सैलिक एसिड बनता है, और ऑक्सैलिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेट होता है ना? और डिहाइड्रेट होकर क्या देता है? डिहाइड्रेट होकर वो CO भी देता है और CO2 भी देता है, दोनों चीजें देता है ना। CO भी देता है, CO2 भी देता है डिहाइड्रेट होकर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और ये जो एक कंबाइंड गैस निकल रही है, ये कंबाइंड गैस की टेस्टिंग के लिए एक तो लाइम वाटर को ये मिल्की भी टर्न कर देता है, ये गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, और उसके बाद फर्दर आप KMnO4 के साथ ये सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है। KMnO4 के साथ नहीं टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या क्या प्रूव हो गया? CO2 प्रूव हो गया, और फिर ये पैलेडियम क्लोराइड वाले टेस्ट को भी पॉजिटिव दे देता है। तो इस तरह से अपन ऑक्सलेट आयन डिटेक्शन करते हैं, ऑक्सलेट आयन डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर मिलता है, CO CO2 दोनों मिलते हैं। तो ठीक है, काफी है मेंस के लिए, इतने रिएक्शन भी आपको याद है, इतना डिटेक्शन, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीजें हो गई जो कि फंडामेंटल ही है, बेसिक ही है, बहुत ज्यादा आगे नहीं जा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देन कम्स KMnO4, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ KMnO4 का रिएक्शन नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ KMnO4 का रिएक्शन नहीं है आई गेस। CO का KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं है, ऑक्सलेट का है। इसका CO का रिएक्शन KMnO4 के साथ नहीं है। हाँ नहीं,
इसका रिएक्शन इसके साथ नहीं है, ऑक्सलेट का रिएक्शन है KMnO4 के साथ, वो रिएक्ट नहीं करता। ऑक्सीडेशन कहीं पढ़ा हुआ नहीं याद आ रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ। CO का KMnO4 के साथ कहीं पढ़ा हुआ रिएक्शन याद नहीं आ रहा है, और जब तक कुछ याद ना आए तो कंफर्म के साथ बोल पाना मुश्किल होता है। CO विद KMnO4 किसी ने कहीं पे पढ़ा है क्या? किसी को रेफरेंस कुछ पता हो तो बताओ, ऐसे नहीं है मेरे हिसाब से। कार्बोनेट वगैरह कैसे बनेगा? CO तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, पानी के साथ कुछ करेगा ही नहीं, बात ये है ना, कैसे बनेगा कार्बोनेट? CO तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, पानी वानी के साथ तो कुछ करेगा नहीं, मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं होता होगा रिएक्शन। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देन X melts at low temperature and is a bad conductor of electricity in both liquid and solid state. अच्छा, तो ये ठीक क्वेश्चन है, आंसर बहुत मुश्किल नहीं है इसका, बट कुछ चीजें इसमें डिस्कस की जा सकती है ना। ये तो पता चल गया आपको, मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर। हाँ, वो तो अब क्या बोलोगे उसके लिए। X melts at low temperature and is a bad conductor of electricity in both liquid and solid state. X is, देखो अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई, हमेशा बैड कंडक्टर है, लिक्विड स्टेट में भी सॉलिड स्टेट में। ये तो अपना कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हो, CCl4 ही होगा। और आयनिक नहीं, अब जैसे जिंक सल्फाइड है, एक एक करके देखते हैं ना कौन सी चीज में क्या क्या प्रॉपर्टी है। आपको ये याद है SiC? SiC तो पता होगा ना, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल है ना, कार्बोरंडम। ये इलेक्ट्रिक फर्नेस में बनाया जाता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ जब हम किसका रिएक्शन कराते हैं, किसका किसका रिएक्शन कराते हैं, सिलिका का कराते हैं आई गेस ना, सिलिका SiO2 का रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ, बहुत ही हाई टेम्परेचर। और जब भी बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तो कौन सा फर्नेस यूज करना है बेटा, तब तो इलेक्ट्रिक फर्नेस ही काम में आता है। और इलेक्ट्रिक फर्नेस लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस देता है, और इसमें आपको SiC फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस रिएक्शन के बारे में, भले NCERT में दिया है नहीं दिया है, बहुत अच्छा रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है, पता होना चाहिए SiC के बारे में। अच्छा चलो, SiC की लैटिस बताओ मेरे को, कैसा लैटिस है, किसकी तरह दिखता है ये SiC का लैटिस? SiC का लैटिस, ठीक है कोई बात नहीं, डायमंड लाइक लैटिस सही है, ठीक है, डायमंड लाइक लैटिस है इसका। और डायमंड किसके जैसा दिखता था, ये तो सभी बच्चों को याद होगा, जल्दी से बोलो, डायमंड किसके जैसा दिखता था? यस, जिंक ब्लेंड, ठीक है, डायमंड दिखता था ZnS स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड, सल्फाइड फॉर्मिंग द CCP एंड Zn2+ ऑक्यूपाइंग अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से थोड़ी डिटेलिंग करोगे तो सब चीज आपको याद रहेगी, ठीक है। और फिर से मैं कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक ऐसे ही पढ़ते हैं, रेफरेंसेस के थ्रू चीजों को याद रखा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, बिना मतलब के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है। सिलिकॉन कार्बाइड, हाँ इतनी बातें हमको इसके बारे में पता है, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर सिलिकॉन कार्बाइड की बात की जाए तो ये एक तरह का नेटवर्क सॉलिड है, ये भी पता चल रहा है इससे, इससे पता चल रहा है कि एक तरह का नेटवर्क सॉलिड है। और अगर ये नेटवर्क सॉलिड है तो जाहिर सी बात है, अब मेल्टिंग पॉइंट तो काफी ज्यादा होनी चाहिए इसकी, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली बात तो कहीं से नहीं समझ आती। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो ये भी नहीं कंडक्ट करेगा। थर्मली स्टेबल है, यस, थर्मली बहुत स्टेबल है, हार्डनेस के स्केल में भी बहुत ऊपर होता है,
हार्डनेस के स्केल में भी बहुत ऊपर होता है। और मर्क्यूरी की अगर बात की जाए, मर्करी वेल नोन है, सबको ही पता है, मेटेलिक सॉलिड है विथ एन एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट, सभी को पता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बचपन से बताया जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। और कुछ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये करता है, ऑब्वियसली करता है सर। लिक्विड स्टेट में करता है या फिर सॉलिड स्टेट में करता है? अरे दोनों में करता है भाई, मेटल की प्रॉपर्टीज है, कुछ अलग थोड़ी ना, मेटल ही तो है बस, और क्या। तो लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ZnS जो है ये अपना आयनिक है, तो ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, बट फ्यूज्ड या फिर एक्वस स्टेट में कंडक्ट करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड इनमें से कुछ भी नहीं है, वो ऊपर वाली जो लाइंस हैं उनको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करता है, इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड आंसर। देखो अभी इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसके लिए आपको कुछ बहुत पढ़ के जाना पड़े, है ये बहुत सिंपल आप बता सकते हो, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। हाँ, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ठीक से पता होनी चाहिए। अब आगे देखें ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या बोल रहा है भाई, C60 is an allotrope of carbon contains। अब देखो भाई याद कर लो जो सामने लिखा है, अब आप वहां पे C60 हेक्सागन पेंटागन तो बनाओगे नहीं, तो 20 हेक्सागन 15 और 12 पेंटागन होते हैं, याद रखो इस बात को, इसमें कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। देन द amorphous form of silica is, fact, again a fact, again a fact, कैसलगर, दिस इज एन amorphous form of silica, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये ट्राइडिमाइट, क्रिस्टेलोबाइलाइट और ये क्वार्ट्स, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अभी इनकी लैटिस वैटिस को पढ़ने की डिटेल में जरूरत नहीं है, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, लैटिस को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल मुझे भी इनका लैटिस स्ट्रक्चर्स याद नहीं है, तो मैं बहुत श्योरिटी के साथ नहीं बता पाऊंगा कि लैटिस इनकी कैसी कैसी है, जरूरत भी नहीं है, तो लेट्स मूव अहेड, जरूरत भी नहीं। देन कम्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन, क्लास 10th के बच्चे को पढ़ाया जाता है ये। कैटेनेशन का करेक्ट ऑर्डर, ऑब्वियसली कार्बन की कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा है, सिलिकॉन की थोड़ी कम है, फिर जर्मेनियम और एसएन जो है वो ना के बराबर ही हैं और लगभग बराबर हैं, तो ठीक है, आंसर इज सी। कैटेनेशन क्या होता है सबको पता है, उसमें कुछ कमेंट करने की बात है। ये भी क्वेश्चन देखो कोई बहुत खास है नहीं। अब ये पूछे जा रहे हैं वही सब बकवास, द नंबर ऑफ पेंटागन इन C60 एंड ट्राइगॉन्स इन व्हाइट फॉस्फोरस आर रेस्पेक्टिवली, वही वही चीजें पूछे जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं बट नहीं पूछना है इनको। तो C60 नंबर ऑफ पेंटागॉन्स, अभी बताए हमने कि 12 पेंटागन है, और व्हाइट फॉस्फोरस यस, तो अगले ग्रुप में पढ़ना ही है, बट ठीक है, स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या ट्राइगॉन्स, तो 4 ट्राइगॉन होते हैं, वो आप फिगर आउट कर लेना बना के, 4 ट्राइगॉन होते हैं, क्या बना के फिगर आउट करना, वो टाइम पास है, 4 ट्राइगॉन से दिख रहे हैं। देन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टस। हाँ, यहाँ पे कुछ बातें की जा सकती हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं, यहाँ पे कुछ मिसिंग है आई गेस, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ये आजू बाजू यहाँ आर होना चाहिए, ये RME वही लिखा हुआ है। अच्छा तो भाई ये फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टस, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं याद है? ये सभी 3D सिलिकेट्स है ना, ये सभी 3D सिलिकेट्स है, हाँ ये सभी 3D सिलिकेट्स। और 3D सिलिकेट्स का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज व्हाट, SiO4 4 माइनस,
दिस इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट। तो ठीक है, यूनिट तो यही होता है। डोंट से कि SiO2 होता है, नहीं बेटा SiO2 नहीं बोलना। SiO2 तो फॉर्मूला बन के आता है ना, नेट। जो बेसिक यूनिट जो रिपीट होती है वो तो यही है ना, दिस विथ 4 एटम्स लाइक दिस, O O O। अब ये चारों जब 3 डायमेंशन में ये सभी लोग रिपीट होंगे, 1 एटम शेयर्ड रहता है ना, एक एटम नहीं शेयर हो रहा है। SiO4 4 माइनस, सॉरी यहां पे आपके पास SiO4 4 माइनस की बात हो रही है। तो ये कह रहा है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दीज। ये सभी 3D सिलिकेट नहीं थे क्या? जियोलाइट तो 3D था ना, ये जियोलाइट तो 3D था, और फेल्डस्पार भी 3D था। फेल्डस्पार भी 3D था, माइका भी 3D, एस्बेस्टस भी शायद 3D। सभी 3D सिलिकेट्स ही है मतलब। ठीक है, एक बार एग्जांपल्स में फिर से देख के बता रहा हूँ यार, सब 3D सिलिकेट्स ही हैं जहां तक। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल 3D है ये। क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट, क्रिस्टेलोबलाइट, फेल्डस्पार, जियोलाइट, अल्ट्रामरीन्स, ये सब 3D है। These silicates involve all 4 oxygen in sharing with adjacent SiO4 4 minus unit. All 4 oxygen शेयरिंग में जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलने का मतलब है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो फिर SiO2 अगर देखा जाए तो वो भी बुरा नहीं है, बट ठीक है यार, ये है सिलिकेट्स तो सिलिकेट आप SiO4 4 माइनस बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, ये तो आप सबसे शुरू में पढ़ते हैं, तो आप इसी के साथ जाइए। ठीक है, इसी के साथ जाइए। हो सकता है NCERT में इसी को लिखा हो, तो आप इसको गलत मत मानिए, गलत है भी नहीं, वो गलत है भी नहीं, ठीक है। अब फॉर्मूला अगर आप किसी का बना रहे हो तो वो SiO2 है, बात अलग है। क्योंकि यार देखो देखो, जियोलाइट की जब बात करते हैं ना, तो जियोलाइट SiO2 के फॉर्मूले के साथ थोड़ी ना जाता है। जियोलाइट तो जाता नहीं है ना इस फॉर्मूले के साथ। हाँ हाँ, कैसे नहीं जाता? क्योंकि जियोलाइट में आप कुछ सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस करते हो एल्यूमिनियम से, आई गेस कुछ सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस होते हैं। तो जो नेट आपका जो सिलिकेट है, जो नेट आपका जो SiO Si, ये जो लिंकेजेस थे, इसमें जब एल्यूमिनियम आता है तो इसमें नेट नेगेटिव चार्ज आती है ना, और इस नेट नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए आपको इधर S ब्लॉक के कैटायंस वगैरह लगते हैं। तो SiO2 तो हुआ ही नहीं ना जियोलाइट्स में। SiO2 कहां से हुआ? ये तो हुआ ही नहीं, क्योंकि SiO2 यहाँ है नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया। लेकिन अगर आप बेसिक फंडामेंटल यूनिट देखें तो SiO4 4 माइनस तो सभी में होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, SiO2 होगा भी नहीं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये तो आपको समझ आ रहा होगा क्या है, क्या है ये भाई? ये अपना सिलिकॉन्स, ये अपना सिलिकॉन्स है। हाँ वही, ये सिलिकॉन्स है। सिलिकॉन्स पे भी कुछ क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टीज पे आता है तो एक बार फटाफट से उसकी भी प्रॉपर्टीज हम रिवाइज कर लेंगे। सिलिकॉन्स पे कुछ पूछता है अगर, NCERT में आई थिंक बहुत कम दिया हुआ है इनके बारे में। The CC bond length is maximum in, again fact, again a fact, and this is a diamond. CC bond length is maximum in diamond, फैक्ट है, NCERT में होगा, बस पढ़ लेना, हो जाएगा। देन
द वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, क्वार्ट्ज। ये भी एनसीईआरटी में दिया होगा, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। देन इसका रीजन पूछ रहे हो, तो इसका रीजन तो नहीं है, बट फिर भी आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, जब आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो आप डायमंड में ही पाओगे शायद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बाकी सब में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, या फिर स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इनका कम माना जाएगा और डायमंड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। रिजल्ट के बाद ये एक्सप्लेनेशन बना है, ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है वेद, उस पे बात करते हैं, अभी करता हूँ उस पे भी बात। ये 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, ये खत्म कर लो फिर। किसके क्रिस्टल से? किसके क्रिस्टल से? अच्छा, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। हाँ, उससे भी देख सकते हो, ऑल्दो सीधा सीधा यही है यार कि डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो फिर आप उससे भी देख सकते हो। पी कैरेक्टर भी रोल में आ जाएगा क्या, है ना, पी कैरेक्टर भी रोल में आ जाएगा, उससे भी देख सकते हैं। पी कैरेक्टर भी रोल में आएगा, पी कैरेक्टर ज्यादा है तो फिर वही इलोंगेशन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एस कैरेक्टर। देन कम सबसे खराब ग्रुप अगर बोला जाए तो ग्रुप 14 ही है, इसमें कुछ ज्यादा खास रिएक्शंस भी नहीं है पढ़ने योग्य। एडवांस में कुछ चीजें ऐड होती हैं, जैसे कुछ ऑक्साइड्स ऐड हो जाते हैं, तो वहां कुछ रिएक्शंस पढ़ने को आ जाते हैं। जैसे आप टिन के ऑक्साइड्स ले लेते हो, उसके बाद फिर एंटीमनी के थोड़े बहुत ऑक्साइड्स लेके पढ़ लेते हो, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन ऐड हो जाता है। अदरवाइज मेंस में तो इसमें कुछ भी नहीं है, चैप्टर में बिल्कुल डल और फ्लैट चैप्टर है ये। सो करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी एंटीमनी बोल रहा हूं मैं, लेड, लेड लेड, SN और PB, वो PB को SB बोल दिया। So correct statement among 1 to 4 regarding silicones are, आ गया सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स की जब बात होगी तो उनके प्रिपरेशन की बात होगी। तो पहले थोड़ा सिलिकॉन की प्रिपरेशन रिएक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या था। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते थे RCl, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते थे, और एक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है शायद, RCl का रिएक्शन दिया हुआ है सिलिकॉन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है। और जब हम इसको हीट कर रहे होते हैं तो वी गेट ऑल द 3 कंपोनेंट्स लाइक R3SiCl प्लस R2SiCl2 एंड RSiCl3, ये तीनों चीजें मिलती। फिर इनको पकड़ के क्या करते हैं अपन, इनको पकड़ के हाइड्रोलाइज करते हैं। जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, सपोज करो हमने इसको लिया, इसको क्यों लिया, क्योंकि ये मैक्सिमम यील्ड में आता है, ये मैक्सिमम यील्ड में आता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर से सोचो या जैसे सोचो, ये मैक्सिमम यील्ड में आता है। और इसको लेकर फिर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, और जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हो, ऑब्वियसली यू विल गेट 2 OH। अब यहाँ ये ना सोचना कि तुरंत पानी निकल जाएगा सर, वो तो ऑर्गेनिक में आप डाइऑल्स में करते हो। यहाँ पे ये जैसे बना, अब इट विल अंडरगो व्हाट, इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन, चेन पॉलीमराइजेशन बोल लो चाहे जो बोलो। तो फर्दर ये पॉलीमराइजेशन होगा और पॉलीमराइजेशन से यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, SI R R O SI R R O एंड इस तरह से फर्दर चेन आपकी चलेगी। और याद है ये RSiCl3 का क्या काम होता था इसमें, याद है? यस, ये क्या काम करता था? ये काम करता था चेन टर्मिनेशन का, ये चेन टर्मिनेशन का काम करता था। सॉरी, RSiCl3, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल, R3SiCl, ये चेन टर्मिनेशन का काम करेगा। दिस विल एक्ट एज चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप बिकॉज इसमें एक ही OH है, ये Cl एक ही OH है, तो एक तरफ से इलोंगेशन पॉसिबल नहीं होगा चेन का, 3 R है और एक OH है, तो जैसे आप इसको डालोगे ये चेन टर्मिनेट होने के चांसेस बढ़ेंगे बिकॉज ये एक तरफ से ही ये पॉलीमराइज हो पाए। और ये RSiCl3 डालोगे तब तो फिर और ब्रांचिंग बढ़ेगी आपके पॉलीमर में, और ब्रांचिंग बढ़ेगी, हो सकता है क्रॉस लिंकिंग भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है क्रॉस लिंकिंग भी हो जाए, तो वो उसके काम आ जाए। सेम आप इसी रिएक्शन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी करा सकते हो, ऑल्दो वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट दैट कुड ऑल्सो बी अ रिएक्शन जहां पे थोड़ा मैकेनिज्म भी समझ में आ जाता है, इजी लगता है। SiCl4 के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन, RMgX का रिएक्शन, वही सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, R माइनस अटैक्स एंड Cl लीव्स। अब एक Cl भी लीव कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, चारों भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, सबसे ज्यादा जो अमाउंट में यील्ड आती है वो आती है R2SiCl2 की, इसकी मैक्सिमम यील्ड आती है। और फर्दर सेम वही प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस करके आपको उसको पॉलीमराइज करा देना है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखी गई है उसको देखते हैं कितनी सच्चाई है इनमें। तो इट सेज कि दे आर पॉलीमर्स विथ हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज हैं यार, ये सभी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में लिखी गई होंगी। जी हाँ, सही है ये, दे आर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होता है। दे आर बायोकम्पैटिबल, यस, इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये भी ठीक है। एंड ना, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गलत है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। प्रॉपर्टीज है, यू हैव टू जस्ट रीड इट वाया एनसीईआरटी, ये नहीं है इस तरह से। यूजुअली दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड यूज्ड एज ग्रीजेस, ये भी प्रॉपर्टी ठीक है, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एनसीईआरटी में आपको ये प्रॉपर्टीज दी होंगी। 1, 2 एंड 4 ओनली विल बी द आंसर। इसमें कोई फॉर्मूले से आप इसकी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इतना तो ज्ञान आपको भी अभी हो गया होगा। Then comes the next question, the element showing greater ability to form p-pi multiple bonds, क्या बोलना है अब इसमें, कार्बन ही है। p-pi bonds बनाने के लिए आप कैटेनेशन भी जानते हैं, उसी में ज्यादा होता है, और आप वैसा भी बोल सकते हो साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस करीब होगा, तभी एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी और कार्बन के साथ p-pi बॉन्ड्स अच्छे बनेंगे। खत्म कहानी, हो गया ये कार्बन। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटेनेशन इज। हाँ, कैटेनेशन की टेंडेंसी हमने देखा अभी कि सिलिकॉन में थोड़ा बहुत होता है, कार्बन से कम होता है, एसएन और जर्मेनियम में लगभग बराबर होता है बट ना के बराबर है, और जो पीबी है लेड, उसमें कैटेनेशन की टेंडेंसी होती ही नहीं है। रीजन वही है, ऑर्बिटल बड़ा हो गया, आपस में बॉन्डिंग और मुश्किल हो गई, तो दिस डी इज द आंसर, कैटेनेशन की टेंडेंसी ना के बराबर है, ठीक है। और आप आयनिक, हाँ आयनिक भी है कंपैरेटिवली,
कंपैरेटिवली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इसके कंपाउंड्स मोर ऑफ आयोनिक नेचर के होंगे, मोर आयोनिक नेचर के होंगे बिकॉज ऑफ वही पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर इसकी कम रहेगी, तो लो पोलराइजिंग पावर, तो उसकी वजह से आप बोल सकते हो कि मोर ऑफ आयनिक नेचर होंगे इसके कंपाउंड के। तो फिर पी पाए एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रहा है इसलिए कैटेनेशन नहीं होगा, ऐसा दिया हुआ है सर। हाउ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी तरह से जिस भी एंगल से रिलेट हो रहा है रिलेट कर लो, वो ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ भी इनडायरेक्टली कहीं कहीं से भी रिलेट हो जाता है। सच्चाई बता रहा हूँ, सब ऐसे ही लिखा रहता है उसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी अपन ने 2-3 रीजन देखा ना, देखना कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, वहां से लिंक हो जाएगा, फिर वहां से लगेगा अच्छा, ऐसे ही है बस। ये लो, चलो 14 खत्म। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे अपन ने उसमें किया था, इसमें कुछ चीजें पूछते हैं, अगर कुछ हो तो पूछने लायक, जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। सर NH4Cl का रिएक्शन विथ BCl, अच्छा ये पिछली क्लास में भी पूछ रहा था क्या कोई? NH4Cl का रिएक्शन विथ BCl3, तो BCl3 NH4Cl का रिएक्शन, ऑल्दो अच्छा तुमने पूछ रहा था, अभी कोई और भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में यार किसी को पता है? हाइड्रोलिसिस? नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं, टेम्परेचर पे होता है ये रिएक्शन। नहीं नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं है ये रिएक्शन, थोड़ा टेम्परेचर पे होता है आई गेस। इसमें एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, B3H3N3Cl3, I guess this will be formed, which will further give borazine, which will further give borazine। ये रिएक्शन होता है शायद। We get a chloro substituted borazine, yes this is a chloro substituted borazine। फिर भी मैं एक बार कहीं से चेक करता हूँ। Let me check now just once। BCl3 with NH4C, yes हाँ यही रिएक्शन। 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है एंड रिएक्शन हो रहा है आपका क्लोरोबेंजीन में। क्लोरोबेंजीन इज द सॉल्वेंट, क्लोरोबेंजीन इज द सॉल्वेंट, नहीं तो फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी भाई। जो जो वेद कह रहा था हाइड्रोलिसिस हो जाएगी भाई, वो एक्वस NH4Cl रखते तो हाइड्रोलिसिस हो जाता। तो आप 140 डिग्री में क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और इसके बाद बोराजीन बन जाता है, इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन यूजिंग NaBH4, NaBH4 से रिडक्शन करते हैं तो B3N3H6, N3H6, दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिपेयर बोराजीन। बोरॉन फैमिली में काफी मजा आया था यार पिछली क्लास में, क्योंकि वहां पे रिएक्शंस बहुत सारे थे बताने लायक। यहाँ पे रिएक्शन मेंस के लिए कुछ ज्यादा खास बताने लायक है भी नहीं। और अगर आप देखो तो जितने क्वेश्चन आए, एक भी केमिकल रिएक्शन तो पूछा ही नहीं। नो केमिकल रिएक्शन हैज बीन आस्क्ड, which makes this group even more boring। तो ये भी ग्रुप हमारा इस तरह से खत्म होता है। तो यस, हाँ इस साल भी यही सब आएगा इसमें से, ठीक है। वो सब पढ़ लेना यार, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, नाइट्रोजन वाइट्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर, वो सब दिया हुआ है थोड़ा बहुत। एनसीईआरटी को तो ऐसा निचोड़ लेते हैं जैसे कि क्या है वो, एकदम बाइबल आइबल हो गई जैसे क्या है।
चलो ठीक है फिर, अगली क्लास में अपन करते हैं ग्रुप 15 में काफी कुछ बताने लायक है, ठीक है, वो मजा आएगा उसमें, उसमें काफी कुछ बताने लायक है। देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस, और वो क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाएगी। उसमें काफी कुछ है, जैसे बोरॉन फैमिली में कुछ नहीं भी था, बट हमने बहुत सारा चीज किया। ग्रुप 15 में काफी कुछ है, मजा आएगा उसमें।